नमो नमः। मैं श्रीमती कविता भारद्वाज आज आपके समक्ष 10वीं सीजी बोर्ड की एकादशः पाठः विचित्र साक्षी को लेकर प्रस्तुत हूँ। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो, इस चित्र में आपको एक कोर्ट का चित्र दिख रहा है जिसमें जज बैठा हुआ है ना। तो आज जो ये विचित्र साक्षी पाठ है वह एक कहानी है, एक गवाह की कहानी है जो एक जज ने बनाया। बंकिम चंद्र करके एक जज थे, उनके बारे में ये कहानी है, यानी उन्होंने कैसे एक अच्छा न्याय किया, आपको इस कहानी से जानने को मिलेगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं विचित्र साक्षी। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम में किंचित वित्तमुपार्जितवान्। कश्चन निर्धनो मतलब एक जो गरीब आदमी था, भूरि परिश्रम से यानी बहुत अधिक मेहनत कर कर कुछ वह वित्त यानी कि धन उपार्जितवान यानी कि इकट्ठा करता है। एक जो गरीब आदमी होता है कहीं, वह बहुत ही मेहनत करके धन को अर्जित करता है। सः स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दातुम सफलो जातो। और वह अपने पुत्र को, स्वपुत्र यानी अपने पुत्र को, एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः। और वह उसको छात्रावास यानी कि हॉस्टल में रख देता है पढ़ाई के लिए, और उसका जो बेटा है वह हॉस्टल में ही पढ़ाई करता था। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतां कर्ण्य व्याकुलो जाता। अब क्या होता है, एक बार जो उनके पिता, जो वही गरीब आदमी होता है, तनुजस्य, तनुज यानी बेटा, अपने बेटे की रुग्णता माँ काण्य यानी उसकी बीमारी का सुनकर व्याकुलो जाता, व्याकुल हो जाता है। उस यानी उस पिता को पता चलता है कि उसका बच्चा बीमार है। तो कोई भी पिता को पता चलेगा तो वो क्या हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा ना। तो ये भी क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः। और वह अपने पुत्र को देखने के लिए निकल चढ़ जाता है। परमर्थ कार्श्यन पीड़ितः स बस यानम विहाय पदाति रेव प्राचलत। लेकिन उसके पास पैसों की कमी रहती है, इसलिए वह बस यान से ना जाकर पैदल ही निकल पड़ता है, क्योंकि बस में जाने से उसे पैसा लगता, इसलिए वह बेचारा क्या करता है, पैदल ही निकल पड़ता है। पदाति क्रमेण संचलनम सायं समय अप्यसो गंतव्या दूरे आसीत। पैदल चलते चलते शाम हो जाती है, लेकिन जो उसका गंतव्य यानी जहाँ उसको जाना था वह अभी भी दूर होता है। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभावहा। लेकिन गहरे अंधकार में दूसरे देश में यानी दूसरे प्रदेश में यात्रा करना शुभावहा मतलब शुभ नहीं होता। अब देखो रात का समय, ये पुराने समय की बात है, सांप बिच्छी शेर चीता कुछ भी आ जाएगा, इसलिए रात को यात्रा करना शुभ नहीं है। एव विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थ मापागतः। और यही सोचकर वह पास के ही गांव में रात्रि निवास करने के लिए यानी रात को वहीं रुकने के लिए एक गृह के सामने, एक घर के सामने आता है। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। और दया करके उसको जो घर का मालिक होता है वह आश्रय भी दे देता है, अर्थात उसको घर में रहने की आज्ञा भी दे देता है। अब देखो रात में वह रुका हुआ है, अब क्या होता है, विचित्रा दैव गति यानी विचित्र होता है उसके साथ, भगवान की भी गति अपरंपार है बोलते हैं ना। क्या होता है देखो, तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतर प्रविष्ट। उसी रात को उसी घर में एक चोर, कोई चोर जो होता है उस घर गृहाभ्यंतरम प्रविष्टम, उस घर में आ जाता है। तत्र निहिता मेका मंजुषाम आदाय पलायिता। और वह वहाँ रखी हुई मंजुषा यानी कि जो गुल्लक होती है ना, पेटी तिजोरी समझ लो, उसको लेकर पलायिता यानी जाने लगता है। चौरस्य पाद ध्वनिया प्रबुद्धो अतिथि चौर शंकया तमन धावत अगृहणाच्य। और चोर की जो पाद ध्वनि यानी पैरों की आवाज़ सुनकर जो वह अतिथि होता है, जो वह गरीब आदमी होता है, वह चोर की शंका से उठ जाता है और घर के बाहर आता है। परम विचित्रम घटत। लेकिन एक विचित्र घटना घटती है। चौरः एव उच्चैः क्रोशिता मार्धः चौरो अयं चौरो एव।
अब चोर ही उसको, यानी वो चोर को पकड़ लेता है जो गरीब आदमी होता है, तो उल्टा चोर ही चिल्लाने लगता है चोर चोर चोर, यानी उल्टा चोर अपने आप को बचाने के लिए उस अतिथि को चोर कहने लगता है। फिर आगे देखिए क्या होता है। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिना स्वीगृहाद निष्क्रम्य, और इस प्रकार की उसकी आवाज़ सुनकर जो लोग थे, अच्छे लोग थे गांव के, स्वगृहात निष्क्रम्य, उस अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं। तत्रागच्छन वराकम तिथि में च चौरम मत्वा अभत्सन, और सभी उस चोर को डांटने लगते हैं, उसको एकदम डांट गुस्साते हैं, गुस्सा करते हैं ना, जो पकड़ो मारो ऐसा चिल्लाने लगते हैं। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसित, जबकि जो गांव का जो पुलिस होता है ना वही चोर होता है। ग्रामस्य आरक्षी मतलब जो गांव की रक्षा करने वाला पुलिस होता है वही चोर होता है। तत्क्षण में रक्षा पुरुष तम अतिथिम चौरो अयम इति प्रख्याप कारागृहे प्राक्षित, लेकिन जो उसकी रक्षा किए रहता है, यानी कि जो उस पुलिस को पकड़ा रहता है, उस अतिथि को वह चोर बनाकर कहाँ कर देता है, जेल के अंदर में भेज देता है। उल्टा देखो, बेचारे को वह जेल के अंदर भेज देता है। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, और अगले दिन, अग्रिम दिने मतलब आगे वाले दिन, जो वह आरक्षी जो पुलिस होता है चोरी के अभियोग में उसको, उस व्यक्ति को, उस गरीब आदमी को न्यायालय में ले आता है। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्यम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, और जो न्यायाधीश जो जज होते हैं बंकिम चंद्र, वो दोनों की अलग अलग विवरण सुनते हैं, यानी एक बार उस आरक्षी की भी सुनते हैं और एक बार जो चोरी के उसमें फंसा हुआ बेचारा गरीब व्यक्ति है उसकी भी बात को सुनते हैं। सर्ववृत्तम गत्व सम तम निर्दोषम अमन्यत, सभी उस वृत्तांत को सुनकर बंकिम चंद्र को समझ में आ जाता है कि वह निर्दोष है। आरक्षिणा च दोष भाजनम, और जो यह आरक्षी है, जो यह पुलिस वाला है, यही वास्तव में चोर है। किंतु प्रमाण भावात स निर्णेतु ना शक्नोत, किंतु क्या नहीं होता, उसके पास सबूत नहीं होते, प्रमाण नहीं होते, इसलिए वह निर्णय नहीं कर पाता। क्योंकि आप देखे होंगे कोर्ट जाने से हमको हर चीज़ के लिए सबूत चाहते हैं, केवल बोलने से नहीं होता, हर चीज़ का हमको सबूत पेश करना होता है। तो उनके पास तो कोई सबूत नहीं होता है कि यह व्यक्ति निर्दोष है। तब आगे वह क्या करते हैं, ततो तौ अग्रिमे दिने उपास्तुतम आदिष्टवान, और तब वह उन्हें अगले दिन आने का आदेश देते हैं। अब उस पुलिस और चोर दोनों को वह अगले दिन आने का आदेश देते हैं। अन्यदयो तौ न्यायालय स्व स्वपक्ष पुनः स्थापितवन्तो, अन्यदयो मतलब और अगले दिन भी वो न्यायालय में अपने अपने पक्ष को पुनः रखते हैं। तदैव कश्चित तत्रय कर्मचारी समागत न्यवेदेत यत इत क्रोश द्वयांतराले, एक तभी उसी समय एक वहाँ का जो कर्मचारी होता है वो आता है और निवेदन करता है कि यहाँ से कोस भर दूर कश्चिन जना के नापी हता, यहाँ से कुछ दूरी पर, किलोमीटर की दूरी पर एक व्यक्ति को किसी ने मार दिया है, के नापी हता, किसी ने मार दिया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते, और उसका जो मरा हुआ शरीर है वह राजमार्ग के पास ही पड़ा हुआ है। वो आके बताता है कि कोई मर गया है और वहाँ पे लाश पड़ी हुई है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, आदेश दीजिए मैं क्या करूं। तो न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनुतु मादिष्टवान, और तब जो वो जज होते हैं बंकिम चंद्र, वह उस आरक्षी को और उस अभियुक्त को, यानी उन चोर पुलिस को, शव को न्यायालय में लाने की आज्ञा देते हैं। बोलते हैं जाओ अब तुम दोनों ही उस लाश को लेकर आना। फिर क्या होता है, वो दोनों ही उस लाश को देखो निकल पड़ते हैं, है ना। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, और आदेश पाकर दोनों जाने लगते हैं। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छिदम देहम, और तब वह उस लाश को काष्ठपटले यानी लकड़ी के पटल के ऊपर रखकर देहम स्कंधे अपने कंधों पर न्यायाधिकरण प्रति प्रस्थितो, उस न्यायालय की ओर, उस जज की ओर लेकर आते हैं। आरक्षी सुपुष्ट देह आसित,
आरक्षी जो था वो पुलिस वाला था, उसका एकदम स्ट्रांग बॉडी था क्योंकि अच्छे घर का खाता पीता था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, कृशकाय ने एक दुबला पतला, क्योंकि वो बेचारा गरीब आदमी था, इतने मेहनत से तो वो अपने बच्चे को पढ़ाता था, तो उसके पास खाना पीना उतना अच्छा नहीं था, इसलिए वह पतला था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहन तत्कृत्यम दुष्करम आसीत्, और उस लाश के भार को अपने कंधे पर उठाना उसके लिए बहुत ही कठिन हो गया था। स भार वेदनया क्रदन्ति स्म, वह उस भार के कारण रोने लगा। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच, और उसके रोने को सुनकर जो आरक्षी था वह उससे कहता है, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वयम् अहम चोरितायां मंजुषायां गृह्णाद्, उस दिन तुमने मुझे चोरी किए हुए जो गुल्लक था उसको घर लाने नहीं दिया। इदानीं निज कृतस्य फलम भुक्ष्वा, इसलिए तुम अपने उस फल को भुगतो। देखो, उल्टा चोर को तो आल को डांटे वाली बात नहीं, क्या चोरी नहीं करने दिया, अब भुगतो बोल रहा है। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चै अहसत, और वह कहने लगा कि इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल की जेल की सजा होगी, और इस प्रकार वह जोर जोर से हंसने लगता है। यथा कंचित उभौ शव मानी एकस्मिन चत्वरे स्थापितवन्तु, और इस प्रकार दोनों ले देकर जैसे भी उस लाश को लाते हैं और एक चबूतरे पर रख देते हैं, जैसे ये रखा हुआ है ना, ऐसे ही रख देते हैं। अब फिर कोर्ट का सीन आता है बच्चों। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषये वक्तुमादिष्टो, और न्यायाधीश पुनः उस घटना के विषय में बताने को कहता है। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम घटत स सह प्रवारकम प्रसार्य न्यायाधीशम विवादाय निवेदितवान मान्यवर, और जैसे ही जो आरक्षी होता है वो अपनी बात को रखता रहता है, उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना होती है कि जो वह लाश होती है ना, न्यायाधीशम वादे निवेदिता, वह जो उठ जाती है लाश और कहने लगती है, मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि, इस आरक्षी ने जो कहा मैं आपको बतलाता हूँ। त्वया अहम चोरिताया मंजुषाम गृह्णाद् वारितः, तुमने मुझे चोरी किए हुए गुल्लक को लाने नहीं दिया, अतः निज कृतस्य फलम भुक्षम, तो तुम अपने इस फल को भुगतो। देखो, वो जो लाश था ना, वो लाश नहीं था, वो न्यायाधीश ने रखा था ताकि उनको गवाह मिले, इसीलिए इसे कहा गया है विचित्र साक्षी। वो गवाही दे रहा है कि इस आरक्षी ने अपने मुंह से स्वयं कहा कि तुमने मुझे उस दिन चोरी करने नहीं दिया है, इसलिए अब तुम इसके फल को भुगतो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंड लप्स्यसे, और इसीलिए तुमको इसके 3 साल की सजा मिलेगी। न्यायाधीश आरक्षणे कारादंडिमादिश्य, और तब न्यायाधीश ने उस गवाही के आधार पर उस आरक्षी को, उस पुलिस वाले को कारादंड दिया, जेल की सजा दी। तम जन्म ससम्मानम मुक्तवान, और उस व्यक्ति को ससम्मान मुक्त कर दिया। इस प्रकार अतएवोच्यते कहा गया है, दुष्कराणापि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिं समालभ लील्यो प्रकुर्वते, यानी हमको जो भी दुष्ट कार्य होते हैं, अच्छे कार्य नहीं होते हैं, उसको हमको सॉल्व करने के लिए, उसको सही तरीके से सामने लाने के लिए हमको नीति युक्ति का प्रयोग करना चाहिए। कुछ ना कुछ हमको ऐसा करना पड़ता है जिससे हम सही चीज़ों को, दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता को सामने ला सकें। तो बच्चों, आज इस प्रकार आपने एक अच्छी कहानी सुनी जिससे आपको जीवन में सीख मिलती है कि हमको कभी कभी कैसे निर्णय लेना पड़ता है, कि हम कैसे गवाही अपने सामने लाएं। तो आप लोग की मुझे आशा है कि ये कहानी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक करें। धन्यवाद।